मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। और बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और बड़े विचित्र हैं हम लोग, मतलब जो चीज़ें काम की नहीं होती उससे कितने प्यार से लाइक और जो है शेयर करते हैं, और जो काम की चीज़ें रहती हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं। और आज आपका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य में ही आज राजस्व और नगर प्रशासन और ग्रामीण के बारे में जानेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। मौर्य साम्राज्य में राजत्व का सिद्धांत। उस समय जो मौर्य साम्राज्य था, मैंने आपको बताया था कि जो मौर्य साम्राज्य है ये पहला अखिल भारतीय साम्राज्य है। यानी कि यहाँ पे मौर्य साम्राज्य जो है उसने पूरा प्रयास किया है कि भारत को या भारत के क्षेत्र विस्तार को काफ़ी मतलब जो है बढ़ाया जाए, उसे अखंड किया जाए या एक करने की कोशिश की जाए। आगे चल के आधुनिक भारत में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि जो अंग्रेज है वो कहते हैं कि हमने भारत का एकीकरण किया, उसका राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं ये पहली बार मौर्य साम्राज्य ही है जिसने भारत का एकीकरण करने का प्रयास किया है या भारत को एक करने का प्रयास किया है, या बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की है जिसमें पाकिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र भी शामिल है। इसके अलावा दक्षिण में आप देखेंगे अशोक के शासन में केरल तक पूरा क्षेत्र विस्तार हो चुका है। तो जो भारत का साम्राज्य विस्तार पहली बार इतने बड़े स्तर पे हुआ है वो मौर्यों द्वारा किया गया है। मौर्यों ने ही इतने बड़े पैमाने पे भारत में क्षेत्र विस्तार किया या भारत को अखंड करने की कोशिश की या एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, यही पहली बार मतलब ऐसा देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। अर्थशास्त्र में पहली बार चक्रवर्ती शब्द का उल्लेख मिलता है। चक्रवर्ती मीन्स होता है जो चारों दिशाओं को जीत ले, सब तरफ अपने शासन को या अपने साम्राज्य की स्थापना कर ले। अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। यानी कि जो अर्थशास्त्र है इसमें जो महत्वपूर्ण अधिकारी है, जो कैबिनेट मंत्री है, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं या जो मंत्री परिषद है, उसे तीर्थ कहा जाता था। ये राजा के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे या साम्राज्य में अलग अलग जो है वर्ग किया करते थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है तीर्थ। आगे है कुल 18 तीर्थ की जो है व्याख्या मिलती है, उल्लेख मिलता है। जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं वो 18 हैं। वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आप देखेंगे पहले मंत्री और पुरोहित, ये काफी महत्वपूर्ण होते थे मंत्री और पुरोहित, क्योंकि आपको पता है कि ये राजा के जो है मेन अधिकारी होते थे, जो राजा के महत्वपूर्ण निर्णयों में राजा की मदद करते थे। आगे है जो है समाहर्ता, ये राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। समाहर्ता किसे कहते थे? जो राजस्व को इकट्ठा करता था, वो राजस्व को कलेक्ट करता था, उसे समाहर्ता कहते थे। नेक्स्ट है जो है इसके बाद एकत्र करता था और आय व्यय का ब्यौरा और वार्षिक बजट, ये सारी चीजें समाहर्ता करता था। राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना और वार्षिक बजट, ये सारी चीजें जो है वो समाहर्ता का होता था। नेक्स्ट है सन्निधाता, इंपॉर्टेंट है बच्चों। सन्निधाता मीन्स कोषाध्यक्ष, यानी कि जो कोष का अध्यक्ष होता था, जहाँ पे कोष को कलेक्ट किया जाता था वो होता था कोषाध्यक्ष या सन्निधाता। नेक्स्ट है सेनापति। सेनापति आप जानते हैं कि जो युद्ध के मैदान में सैनिकों का नेतृत्व करता है, राजा का प्रधान सेनापति होता है। जहाँ पे राजा नहीं होता वहाँ पे सेनापति ही मेन रोल में होते हैं, तो ये सेनापति है। नेक्स्ट है युवराज। युवराज मीन्स राजकुमार। राजा के बाद सबसे ज्यादा जो पावर दिया जाता है राजा के द्वारा वो राजकुमारों को दिया जाता है। आप देखेंगे अक्सर जो प्रांत होते हैं वहाँ के जो प्रांतपति होते थे वो युवराज ही बनाए जाते थे। अशोक को भी आपने देखा था कि वो उज्जैन या अवंती के जो है राज्यपाल या उपराजा थे। तो ये जो राजकुमार है ये महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। नेक्स्ट है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा का कार्य होता है कंटक शोधन। कंटक शोधन किस होता है? फौजदारी न्यायालय, जहाँ पे मारपीट का मुकदमा चलता है उसे कहते हैं कंटक शोधन न्यायालय। और यहाँ का जो न्यायाधीश होता था उसे प्रदेष्टा कहते थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नायक। ये सेनापति के बाद दूसरे स्तर का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, जो सैनिकों का नेतृत्व करता था। यानी कि सबसे बड़ा जो कमांडर है वो राजा होता था। राजा के बाद जो सैनिकों का कमांडर होता था वो सेनापति होता था। और अगर सेनापति नहीं है या सेनापति के अंडर में अगर कोई होता था महत्वपूर्ण अधिकारी तो वो नायक होता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नायक यह सेना का युद्ध के मैदान में नेतृत्व करता था। नेक्स्ट है कर्मांतिक। ये उद्योगों का संरक्षक होता था। जितने भी उद्योग धंधे होते थे उनका जो संरक्षक करता था, जो देखभाल
देखभाल करता था वो कर्मांतरित करता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है व्यवहारिक, ये धर्मस्थीय न्यायालय का प्रधान होता था। व्यवहारिक जो है ये धर्मस्थीय न्यायालय का जो है होता था मेन अधिकारी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे व्यवहारिक। और इसके अलावा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जो है वो कंटक शोधन न्यायालय यानी कि फौजदारी न्यायालय का है, और जो व्यवहारिक है वो धर्मस्थीय न्यायालय का मेन प्रधान है। नेक्स्ट है मंत्री परिषदाध्यक्ष, यानी कि जो मंत्री परिषद होता था उसका जो मेन अध्यक्ष होता था उसको मंत्री परिषद का सचिव भी कहते थे, वो होता था मंत्री परिषद अध्यक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतपाल, अंतपाल मीन्स होता है सीमांत प्रदेशों की व्यवस्था करने वाला, यानी कि जहाँ पे साम्राज्य की सीमा का अंत होता था वहाँ पे अंतपाल नियुक्त होते थे। ये साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करते थे, वहाँ से लोगों को किसको आना है साम्राज्य के अंदर या किसको साम्राज्य से बाहर कौन जा सकता है, आक्रमण की स्थिति, और इन सारी सुरक्षाओं की जो देखभाल करते थे वो अंतपाल करते थे, और ये साम्राज्य की सीमा के अंत में हुआ करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों अंतपाल। नेक्स्ट है दुर्गपाल, दुर्ग का प्रधान और नगर, यानी कि जो दुर्ग का प्रधान होता था, दुर्ग मीन्स होता है किला, आपको पता है जहाँ पे राजा महाराजा या जो शाही राजवंश होते थे या जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे ये किले में हुआ करते थे। जो नगर होता था, जो राजधानी होता था, इसको किलों से घेरा जाता था जिसको दुर्ग भी कहा जाता था। इससे जो सुरक्षा दी जाती थी उस नगर को, और वहाँ पे जो है भव्य दरवाजा लगाया जाता था ताकि कोई आसानी से किले के अंदर प्रवेश ना कर पाए, यानी कि राजा के परिवार पर या जो शाही लोग हैं उनके ऊपर आक्रमण ना कर पाए, या जो राजकोष है इन सारी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए जो नगर होता था जहाँ पे राजा रहते थे, जो राजधानी होती थी, उसको किले से या दुर्ग से घेर दिया जाता था, और उसकी सुरक्षा का जो दायित्व होता था वो दुर्गपाल के ऊपर होता था। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों दुर्गपाल। नेक्स्ट है नगरक, नगरक को पौर कहा जाता था, आज भी महापौर होते हैं, ये नगर का अधिकारी होता था, यानी कि नगर का जितनी भी व्यवस्था होती थी, वहाँ का जो भी प्रशासन होता था वो सारी चीज़ों की जो व्यवस्था करता था, जो देख रेख करता था, उसे कहा जाता था नगरक या पौर। नेक्स्ट है प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला विभाग का अध्यक्ष, यानी कि जो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करे, लिखित रूप में उसको संरक्षित करे, उस विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे प्रशासता। इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है दवारिक, दवारिक मीन्स राजप्रसाद का प्रधान अधिकारी। जो दवारिक होता था ये राजप्रसाद मीन्स होता है साम्राज्य का या जहाँ पे राजा रहते हैं उनके महल का जो मेन अधिकारी होता है, जो सारी चीज़ों की देखभाल करता है, व्यवस्थाएं कराता है सारी, वो होता है दवारिक, ये राजप्रसाद का देखभाल करने वाला है। नेक्स्ट है अंतवासिक, राजा के निजी अंगरक्षकों का प्रधान अधिकारी होता था अंतवासिक। अंतेवासी मतलब कि जो राजा की जो रानियां होती थी, जो उनके बच्चे होते थे वो अंतपुर में रहते थे, यानी कि महल के अंदर उनके लिए एक जगह होती थी जिसको अंतपुर कहा जाता था। उसकी जो सुरक्षा होती थी वो खास और बहुत विश्वास पात्र लोगों को दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे उनकी फैमिली होती थी, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां हुआ करती थी, और राजा खुद भी वहाँ पे विश्राम के लिए जाया करते थे। तो उसकी जो देखभाल होती थी बहुत ही महत्वपूर्ण या विश्वसनीय अंगरक्षकों द्वारा किया जाता था। उसका जो प्रधान होता था उसे कहा जाता था अंतवासी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आटविक, आटविक सेना के प्रधान होते थे, आटविक सेना के प्रधान को आटविक कहा जाता था। आटविक मोस्टली जो जंगली क्षेत्र का देखभाल करते हैं, जो जंगलों के उत्पाद को कलेक्ट करते हैं, या वहाँ के लोगों से जैसे जनजातियाँ हो गई, जैसे जो खानाबदोश लोग हो गए, उनसे भी टैक्स के रूप में चीज़ें वसूल करना या उनके भी जो संरक्षण के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें जो करते थे वो आटविक किया करते थे। और नेक्स्ट है दंडपाल, यानी कि सैनिकों की समस्त आवश्यकताओं को पूरी करने वाला जो अधिकारी होता था उसे दंडपाल कहते थे, यानी कि ये जो व्यक्ति होता था ये सैनिकों की समस्त जरूरतों को, कपड़े की जरूरत हो गई, हथियार की या घोड़े की या और भी साजो सामान की जो जरूरतें होती थी वो दंडपाल पूरी करता था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य में इतने सारे अधिकारी हैं, इसके अलावा 27 और भी अधिकारी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में मैं नेक्स्ट डे बताऊंगी आप लोगों को। इतने बड़े पैमाने पे जो अधिकारियों की नियुक्ति है वो मौर्य साम्राज्य ने किया है, इसके पहले किसी भी साम्राज्य में इतने सारे अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में आपको बिल्कुल भी उल्लेख नहीं मिलेगा, लेकिन मौर्य साम्राज्य ने बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हर जगह से टैक्स वसूले जाते थे, हर व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता था, अगर वो जंगल का निवासी है
तो वो नगद और जो है प्रेषक के रूप में, यानी कि जो कृषि उत्पाद होता है, खाद्यान्न होता है, उसके रूप में टैक्स देंगे। यानी कि हर किसी को टैक्स देना है और हर किसी के लिए व्यवस्थाएं की गई है और बहुत ज़्यादा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और पूरे साम्राज्य को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलाने का प्रयास किया है मौर्य साम्राज्य के शासकों ने। तो काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, आगे बढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद, उस समय भी मंत्रिपरिषद हुआ करता था। चाणक्य के अनुसार 3 प्रकार की राजवृत्ति होती है। राजवृत्ति मीन्स होता है राज्य को संचालन करने का तरीका, यानी कि राज्य को चलाने का जो तरीका होता था, जो व्यवस्था होता था, उसको राजवृत्ति कहते थे। और ये आप देखेंगे 3 तरह का है। प्रथम है जो राजा के सम्मुख, इसको प्रत्यक्ष भी कहते हैं। प्रत्यक्ष जो राजा के सम्मुख हो, यानी कि जिसको राजा देख रहा है, जिसको समझ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो निर्णय ले, जो काम करे, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष राजवृत्ति। और दूसरा है परोक्ष या अप्रत्यक्ष राजवृत्ति, जो दूसरा मतलब जो दूसरे लोग बताएं, जो दूसरों के द्वारा बताई हुई बातों के अकॉर्डिंग, दूसरे के द्वारा पेश की गई साक्ष्य के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता, निर्णय लिया जाता है, उसे को कहते हैं परोक्ष या अप्रत्यक्ष राजवृत्ति। तीसरा है अनुमेय, यानी कि किए हुए कर्म से ना किए हुए कर्म का अंदाजा लगाना, ये अनुमेय है। ये भी एक तरीका है जो है निर्णय लेने का या प्रशासन चलाने का, कि जो भी काम किया गया है उसके पीछे जो बहुत सारी चीजें छिपी हुई रहती हैं, उसको जानने के लिए अनुमान लगाना या एक निर्णय निकालना या निष्कर्ष निकालना, ये भी एक तरीका है जिसको अनुमेय कहा जाता है। तो ये 3 तरह की जो है राजवृत्ति के बारे में चाणक्य ने बताया है इंपॉर्टेंट बच्चों। आगे है अंतरंग, ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन सर्वाधिक होता था। ये जो अंतरंग होते थे, इनको वर्तमान के कैबिनेट मंत्री के रूप में आप देख सकते हैं। जो अंतरंग होते थे वर्तमान के कैबिनेट मंत्री की तरह हुआ करते थे। सबसे ज्यादा इनका वेतन होता था 48,000 और इनका वेतन होता था। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा वेतन या हाईएस्ट वेतन कितना था, तो 48,000 पर था। और ये जो मेन मंत्री थे या कहिए कि जो कैबिनेट मंत्री थे, जिनको अंतरंग मंत्रिपरिषद कहा जाता था, उनको दिया जाता था। इसके अलावा मंत्रिपरिषद भी होता था, यानी कि कैबिनेट मंत्री जिसके 48,000 पर होते थे वेतन, और दूसरा मंत्रिपरिषद जिसको 12,000 पर वेतन दिया जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे काफी हाईएस्ट वेतन भी दिया जाता था लोगों को, ये भी आप देख सकते हैं। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं 48,000 पर वेतन दिया जाता था। इसके अलावा जो नेक्स्ट होते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य, यानी कि कैबिनेट मंत्री जो होंगे उनको 48,000 और जो मंत्रिपरिषद के होंगे उनको 12,000 पर वेतन के रूप में दिया जाता था। राजा द्वारा मुख्यमंत्री तथा पुरोहित के चुनाव में उपद परीक्षण किया जाता था। उपद परीक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उपद परीक्षण क्या होता है, यहाँ पे चरित्र का यानी कि कैरेक्टर की जांच की जाती थी कि जो व्यक्ति पुरोहित के रूप में या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, तो उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके परीक्षण के लिए जो प्रक्रिया बनाई जाती थी उसको उपद परीक्षण कहा जाता था। ये कैरेक्टर की जांच के लिए परीक्षण किया जाता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेतन आमतौर पर नगद के रूप में दिया जाता था और पूर्ण नियुक्ति कुछ अधिकारियों को जो है राजा वेतन के बदले भूमि का आवंटन करता था, यानी कि मोस्टली जो होता था वेतन वो नगद रूप में दिया जाता था, बहुत कम ही जो है वो भूमि आवंटन किया जाता था। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी जो बहुत मेन होते थे उन्हीं को भूमि का आवंटन किया जाता था, जिसमें आप देख सकते हैं अध्यक्ष होते थे, सांख्यक होते थे, गोप होता था, स्थानिक होता था। ऐसे कुछ मेन अधिकारी होते थे जिनको भूमि का आवंटन किया जाता था। लेकिन ये जो भूमि आवंटित की जाती थी, ये लोग उससे सिर्फ टैक्स वसूल कर सकते हैं, उसे जो है किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, उसको गिरवी नहीं रख सकते या किसी को दे नहीं सकते, बल्कि सिर्फ उससे जो भी इनकम होगा वो इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उस भूमि पे इनका कोई अधिकार नहीं होता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यानी कि इसे पूरी तरह से नहीं दिया जाता था, परमानेंट नहीं होता था, सिर्फ उसका वो लोग जो है वहाँ से टैक्स वसूल करके अपना जीवन यापन कर सकते थे, उनका उस पर कोई अधिकार नहीं होता था। और ये भी बहुत गिने चुने मेन अधिकारियों को ही भूमि आवंटित किया जाता था। बाकी सारे अधिकारियों को नगद वेतन देने का प्रयास किया है मौर्य साम्राज्य ने। और मौर्य साम्राज्य ऐसा साम्राज्य है जहाँ पे पशुओं की भी गणना की जाती थी, लोगों की भी गणना की जाती थी, यानी कि सबसे पहले जनगणना का जो काम शुरू किया था वो भी मौर्य साम्राज्य ने किया था। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कि जनगणना सबसे पहले मौर्यों ने ही करवाई थी, लोगों की भी और पशुओं की भी। आगे है प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय में कैसा था प्रांत, कितने प्रांतों में बटा हुआ था, तो अशोक के समय में आप देख सकते हैं जो साम्राज्य
दूसरा प्रांत था। तीसरा जो प्रांत था वो कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग में इस वर्तमान का उड़ीसा जो इसको उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो है दक्षिणापथ है और इसकी जो राजधानी थी वो स्वर्णगिरी थी। ये आपका चौथा प्रांत है जो अशोक के समय में बना था। पहली बार अशोक के टाइम में ही प्रांतों का उल्लेख मिलता है, इसके पहले इतना ज्यादा प्रांतों का उल्लेख नहीं मिलता है। और जो पांचवा है वो प्राच या पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना है, यहाँ पे भी एक प्रांत था अशोक का, यानी कि एक पश्चिमी क्षेत्र में प्रांत, एक पूर्वी क्षेत्र में प्रांत, एक मध्य में प्रांत है और एक दक्षिण में प्रांत है और एक उड़ीसा क्षेत्र का प्रांत है। ये 5 प्रांत अशोक के शासनकाल में हुआ करता था बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है और भी होते थे जो है प्रशासक, जैसे कि राजकुमार या आर्यपुत्र होते थे, यानी कि इन प्रांतों के जो होते थे प्रशासक या जो है देखभाल करने वाले वो राजकुमार होते थे, जिनको आर्यपुत्र कहा जाता था। कौटिल्य ने इनके बारे में कहा है कि ये जो है खतरनाक भी हो सकते हैं या साम्राज्य के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं अगर इनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखा गया, इनके ऊपर कठोरता से जो शासन नहीं किया गया, इनको स्वतंत्र किया गया, तो ये साम्राज्य के लिए परेशानी भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में अगर ये राजकुमार या जो आर्यपुत्र होते थे ये कभी विद्रोह करते थे तो इनको सबसे ज्यादा दंड दिया जाता था, इनको सबसे ज्यादा दंड दिया जाता था, यानी कि इनके ऊपर बहुत नियंत्रण रखा जाता था या कठोरता से इनसे काम करवाया जाता था ताकि ये लोग विद्रोह ना करें, जो कि यही जो है ज्यादातर राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया करते थे। आगे है स्थानीय प्रशासन। उस समय का स्थानीय प्रशासन क्या था, तो प्रांतों का विभाजन जिलों में किया जाता था, यानी कि स्थानीय प्रशासन भी था, जो प्रांत था, जो राज्य था, उसको फिर छोटे छोटे जिलों में बांट दिया जाता था और जिलों को फिर जो है विषय या आहार में बांट दिया जाता था, यानी कि पहले नंबर पे जिला होता था, सॉरी सबसे पहला साम्राज्य है, साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा है, उन प्रांतों को जिलों में बांटा जाता था और उन जिलों को फिर विषय या आहार में बांट दिया जाता था। और इस विषय और आहार से जुड़े हुए 3 अधिकारी हैं, एक है प्रादेशिक, दूसरा है रज्जुक और तीसरा है युक्त। प्रादेशिक जो होता था ये जिले के अंदर जो गांव होते थे, जो नगर होते थे, उनकी आय व्यय और इन सारी चीजों का लेखा जोखा करता था या उनके बारे में ये आज में काउंट करता था, उसके बारे में आगे के अधिकारियों को सूचित करता था, उनको बताता था। तो ये जो काम है ये प्रादेशिक का है, ये क्या करता था, जिले के अंदर गाँव भी होते हैं, नगर भी होते हैं, तो ये गाँव और नगर दोनों की आय का जो है लेखा जोखा करता था, उसको जो है आगे के अधिकारियों को प्रदान करता था। उसी में नेक्स्ट अधिकारी है रज्जुक। ये जो रज्जुक है ये ग्रामीण स्तर का अधिकारी होता था, ये गांव के प्रशासन को देखता था, गांव के स्तर की जितनी भी चीजें होती थी उन सारी चीजों की जो देखभाल करता था वो रज्जुक होता था। इसके अलावा तीसरा है युक्त, ये लेखा का काम करता था, यानी कि सबसे छोटे स्तर का लेखा अधिकारी ये रज्जुक हुआ करता था। तो कब ये एग्जाम में आया है कि इन अधिकारियों का पोस्ट के हिसाब से सीक्वेंस बताइए, तो इनमें सबसे बड़ा प्रादेशिक है, ये जो है जिले के अंदर गांव और नगर दोनों की देखभाल करता है, आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। दूसरे नंबर का अधिकारी रज्जुक है जो पूरे ग्राम के प्रशासन को देखता है और तीसरे नंबर का जो युक्त है ये सिर्फ लेखा का काम करता है, सबसे छोटा अधिकारी है। नेक्स्ट है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, गोप या स्थानिक। ये गोप और स्थानिक भी एक अधिकारी होते थे और ये जैसे वर्तमान का आप देखेंगे ब्लॉक हुआ करता है, यानी कि गांव से ऊंचा और जिले से नीचा, यानी कि गांव और जिले के मध्य में एक ब्लॉक की जो स्थिति बनती है आज भी होता है, वो ब्लॉक तब जो होता था उसको देखते थे गोप या स्थानिक। ये जो है अधिकारी ये ब्लॉक स्तर के अधिकारी हुआ करते थे और ये 10 गांव से मिलाकर बनता था, उसी का ये जो है देख रेख करते थे। 10 गांव से मिलकर जो इकाई बनती थी उसकी जो मतलब जो है जनगणना करते थे, वहाँ के पशुओं की गणना करते थे, वहाँ का प्रशासन देखते थे, ये सारा काम जो है वो गोप या स्थानिक का हुआ करता था। और ये जो होता था ये गांव और जिले के बीच में 10 गांव की इकाई होती थी जिसका अधिकारी गोप या स्थानिक हुआ करता था और उसके कार्य क्या है, काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। आगे है, इसके अलावा ये भू राजस्व वसूली भी करते थे, यानी कि इन गांवों से भू राजस्व वसूली भी करते थे, प्रशासन भी देखते थे। इसके अलावा जनगणना, पशुगणना और प्रसाद, ये सारी चीजें जो है वो गोप या स्थानिक करते थे और कहाँ करते थे, तो ये ब्लॉक स्तर पे होते थे। इसके अलावा कुछ गांव हैं या कुछ इकाइयां हैं जहां से उस समय टैक्स या ये सारी चीजें जो है राजा को प्राप्त होती थी। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रामाग्र, पहला है ग्रामाग्र, ये क्या है, ये साधारण गांव है, यानी कि नॉर्मल गांव है जहां से राजकीय कर की वसूली होती
होता था। ब्रह्मदेव मीन्स होता है कि ब्राह्मणों को, श्रमणों को, जो है ऋषियों को या ऐसे धार्मिक व्यक्तियों को जो जमीनें जो गांव दान में दे दी जाती थी उसे परिहारक कहा जाता था या ब्रह्मदेव कहा जाता था। यहाँ से राजा को कोई इनकम प्राप्त नहीं होता था क्योंकि ये दान में दी गई भूमि होती थी। नेक्स्ट है बच्चों आयुधीय। आयुध मीन्स होता है कि युद्ध के क्षेत्र में जो उपयोग में लाए जाते हैं अस्त्र शस्त्र, तो यही कह रहा आयुध है। यहाँ से सिर्फ सैनिक प्राप्त होते थे। आयुधीय से क्या होता था, यहाँ से सिर्फ सैनिक प्राप्त होते थे। ऐसे गांव जो राजा को सैनिक प्रोवाइड करते थे उसे आयुधीय गांव कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका हिरण्य। हिरण्य क्या है, ये नगद रूप में राजा को टैक्स देते थे। हिरण्य मीन्स नगद रूप में टैक्स दिया जाता था। इसके अलावा यहाँ के लोग जो होते थे वो बेगार के रूप में भी काम करते थे। इसके अलावा जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था होती थी वो भी राजा को प्रोवाइड करवाते थे। तो हिरण्य काफी इंपॉर्टेंट है, ये नगद चीजें उपलब्ध कराते थे, साथ में बेगार के रूप में भी काम करते थे, साथ में राजा को और भी चीजें जो है ये उपलब्ध कराने का कोशिश करते थे। तो नेक्स्ट है हिरण्य। नेक्स्ट है अधिकारी एग्रोनोमोई। ये भी अधिकारी है, एग्जाम में आया है। ये किस तरह का अधिकारी होता था, तो ये जिला अधिकारी होता था। उस समय जिला अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था और इनका काम क्या होता था, सिंचाई तथा भूमि की पैमाइश करना, यानी कि सिंचाई कैसे है, सिंचाई की व्यवस्था कैसी है, लोग सिंचाई कर पा रहे हैं कि नहीं, लोगों के खेतों में पानी की पहुंच है कि नहीं, ये जो देखते थे वो जिलाधिकारी एग्रोनोमोई देखते थे। इसके अलावा ये भूमि की पैमाइश भी करवाते थे, यानी कि नाप माप उसका करवाना कि किसको कितना भूमि आवंटित करना है और वहाँ से कितना टैक्स लेना है। इसके अलावा शिकार का निरीक्षण, यानी कि ये जंगलों में शिकार का निरीक्षण भी करते थे। जो जंगली लोग होते थे उनसे शिकार के रूप में उत्पाद को प्राप्त करते थे। इसके अलावा कृषि, वन संपदा, कारखानों का, सड़कों का देखभाल, यानी कि ये सारी चीजें करते थे। कृषि का भी देखभाल करते थे कि कृषि का क्या हाल है, वन क्षेत्र में क्या चल रहा है, वनों में उसके उत्पाद को प्राप्त करना, वन क्षेत्र में मतलब बहुत ज्यादा लोग दोहन न कर ले या जो उपयोग कर रहे हैं वो टैक्स के रूप में राजा को दे रहे हैं कि नहीं, ये भी देखते थे। इसके अलावा कारखानों का, सड़कों का देखभाल, यानी कि उस समय बहुत सारे खान हुआ करते थे, उन खानों से तरह तरह की धातु निकाला जाता था, वो भी सारे लोग जो है इसका भी निरीक्षण करते थे। इसके अलावा सड़क वगैरह की व्यवस्था भी करने का काम एग्रोनोमोई का होता था, जो कि जिलाधिकारी थे। 10 स्टेडियम पर पत्थर स्थापित करवाते थे, जैसे वर्तमान में है जो है 1 किलोमीटर या कुछ किलोमीटर की दूरी पे पत्थर लगा करके उस पर लिख दिया जाता है कि जो आने वाला प्लेस है यहाँ से कितना दूर है वो, या आप कहाँ पे पहुँचे हैं, तो स्थान और किलोमीटर यानी कि दूरी, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो है करवाने का काम करता था एग्रोनोमोई। जगह जगह पे ये पत्थर लगवा करके उसमें दूरी को और जगह के नाम को ये लोग लिखवाया करते थे बच्चों। तो ये सारी चीज़ें मौर्य साम्राज्य में ही शुरू हो गई थी। आगे है नेक्स्ट अधिकारी एरिस्टोनोमोई। ये नगर कमिश्नर हुआ करता था, जैसे आजकल भी नगर कमिश्नर होते थे, उस समय भी होते थे, उनको एरिस्टोनोमोई कहा जाता था और इनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये विदेशियों की देखभाल करते थे, यानी कि अगर कोई विदेश से आया है तो उसके लिए ठहरने की व्यवस्था करना, उसके लिए खाना पानी इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें एग्रोनोमोई करते थे। इसके अलावा लोगों के जन्म मृत्यु का गणना करते थे कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोगों का जन्म हुआ है। इसके अलावा ये नाप तौल को भी निरीक्षण करते थे कि नाप तौल प्रणाली ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। इसके अलावा माल बिक्री, मतलब सामानों का जो लेन देन हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ये भी देखते थे। इसके अलावा नई पुरानी वस्तुओं को अलग भी करते थे, जो वस्तुएं पुरानी हो गई है उनको अलग कर दीजिए, नई वस्तुओं को अलग कर दीजिए, पुराने का अलग रेट, नए का अलग रेट। ये सारी चीजें जो करते थे वो एग्रोनोमोई करते थे और ये जो है नगर कमिश्नर होते थे। तो बच्चों देख सकते हैं आपको कितना महत्व है, एक ही चीज के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और सबका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क होता था। साम्राज्य के छोटे से ग्रामीण स्तर से लेकर के पूरे साम्राज्य में अलग अलग स्तर के अधिकारी हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से साम्राज्य का संचालन किया गया है मौर्य साम्राज्य में। अभी और भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं बच्चों, जिसको नेक्स्ट डे आप लोगों को बताएंगे। तो खूब अच्छे से मेहनत कीजिए बच्चों और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एक बार फिर से कहेंगे